हेलो बच्चों, तो हमारा टॉपिक चल रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, जिसके अंदर अभी तक अपन क्या क्या देख चुके हैं। किडनी के बारे में पढ़ चुके हैं, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूरिन फॉर्मेशन करना भी अपन स्टार्ट कर चुके हैं। यूरिन फॉर्मेशन में अभी तक अपन ने क्या क्या सीखा कि भाई यार यूरिन अगर बनाना है तो 3 स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करो। सेकेंड स्टेप क्या होगा, गलती से जो ज़्यादा चला गया उसको दोबारा ले लो, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। और बाय मिस्टेक अगर जाते जाते कुछ गलती से तुम कचरा ले गए तो उसको ट्यूबुलर सीक्रेशन के थ्रू दोबारा दे दो। ये 3 स्टेप अपन ने पढ़े थे। फिर हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को डिटेल में पढ़ा था। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को जब अपन ने डिटेल में पढ़ा तो हमें पता चला कि यार एक प्रॉपर ब्लड का प्रेशर होना चाहिए। अगर ये ब्लड का प्रेशर प्रॉपर नहीं हुआ तो आपका क्या अफेक्ट हो जाएगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अफेक्ट हो गया तो तुम्हारा क्या अफेक्ट हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और अगर जीएफआर अफेक्ट हो गया तो भाई यूरिन अफेक्ट हो जाएगा। तो मुझे क्या मेंटेन करना पड़ेगा, इधर की साइड का प्रेशर। और उस कंडीशन में प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमने 2 सिचुएशंस ली थी। पहली सिचुएशन ये थी कि अगर मेरी बॉडी का ही बीपी बढ़ जाए, बोले तो मेरी जनरल बॉडी सर्कुलेशन में, या आप कह सकते हो कि मेरी ओवरऑल बॉडी में जो ब्लड मूव कर रहा है उसका बीपी इंक्रीज हो जाए, तो मैं कैसे रेगुलेट करूँगी, इन अ डिफरेंट वे। और अगर मेरा ओवरऑल बॉडी का बीपी डाउन हो जाए तो मैं कैसे रेगुलेट करूँगी कि यूरिन बनने में कोई दिक्कत नहीं आए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, यूरिन बने ढंग से। ठीक है, तो हमने इंक्रीज वाला पढ़ लिया था। आज हमारा मेन जो टॉपिक है वो है बीपी डिक्रीज हो जाए तब। देखो ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज हम इस टॉपिक के थ्रू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं जो कि नीट की फेवरेट मैकेनिज्म है, रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो बिल्कुल कान नाक गला सब खोलकर ध्यान से एक एक स्टेप को सुनना है। चलो लेट्स स्टार्ट, आ जाओ। रीडिंग बाद में करेंगे वाले टॉपिक की, आ जाओ पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, सो माई बीपी इज़ लो। करंट कंडीशन में मेरी ओवरऑल बॉडी का बीपी क्या हो चुका है, लो। बेटा अगर मेरा बीपी लो तो मेरा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। जल्दी से अपन देखें हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आना चाहिए था, याद आ रहा है, 10 mmHg, इतना आना चाहिए। अगर ये लो तो मेरा जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल जीएफआर कितना होता है अपना, 125 ml पर मिनट या फिर 180 लीटर पर डे। ये वैल्यूज़ अपन को याद होनी चाहिए। तो भाई जीएफआर डिक्रीज हो गया। ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं हो पाता, तुम समझ रहे हो। जो तुम्हारी किडनीज है ना, किडनी कहती है कि यार ऐसे बॉडी तो बकवास चलती रहेगी बॉडी की, तो मैं ज़्यादा देर तक ये सब बकवासें टॉलरेट नहीं कर सकता। तो ये सारी बकवासों को अवॉइड करने के लिए हमारी किडनी में एक बहुत स्पेशल अरेंजमेंट है जो तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा। पहले वो अरेंजमेंट मैं तुम्हें बना के समझाती हूँ, एंड देन इस डायग्राम में तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा। सुनो ध्यान से। देखो भाई, तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझना। ये रहा आपका अंदर घुसता हुआ आर्ट्रियोल, जिसको तुम क्या बोलते हो, एफेरेंट आर्ट्रियोल। एफेरेंट आर्ट्रियोल फर्दर जाके क्या बन जाता है आपका, ग्लोमेरुलस टफ कैपिलरी। एंड देन अगेन वो निकलने के लिए क्या बन जाता है आपका, इफेरेंट आर्ट्रियोल। और बेटा इफेरेंट आर्ट्रियोल ही फर्दर जाके डिवाइड करके क्या बन जाता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। तो एक बहुत छोटा सा डायग्राम अपन बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। नीचे की साइड तुम्हारा क्या बन रहा है, बोमन्स कैप्सूल। सो सी दिस इज योर बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। अब बेटा डायग्राम जो अभी तुम बना रहे हो ना, वो आप बिल्कुल ऐसे बना रहे हो, बिल्कुल ऐसे। नाउ तुम्हें ध्यान से समझना पड़ेगा। बोमन्स कैप्सूल से इमेजिन करो ये रही आपकी इधर की तरफ जाती हुई पीसीटी, ठीक है। पीसीटी जाके किस में ओपन अप करती है फर्दर, तुम्हें पता है, लूप ऑफ हेनले में, है ना बच्चों, ये लूप ऑफ हेनले। इमेजिन करो ये वाला पार्ट अब क्या बनना शुरू हुआ, डीसीटी, ठीक है। थोड़ा सा और डीसीटी मैं लंबा ले रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ डायग्राम में तुम्हें समझाना है। ये मेरा डीसीटी है और डीसीटी इधर जाके फर्दर किस में ओपन अप हो गया है, ये लो जी, दिस इज़ योर कलेक्टिंग डक्ट। डायग्राम समझे तुम, वही सेम डायग्राम को मैंने थोड़ा सा घुमा के बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं, ठीक है। इस बात पे इस डायग्राम में जो एक बात ध्यान देने लायक वो है मैंने डायग्राम को बनाया वैसा ही है,
बस इस तरीके से घुमा के सच दैट कि वो एफरेंट आर्ट्रियोल के पास आ जाए डीसीटी, बस इतना सा चेंज किया। अब तुमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पे। देखो एफरेंट आर्ट्रियोल ये रहा आपका, दिस इज योर एफरेंट आर्ट्रियोल एंड दिस पॉइंट इज योर डीसीटी। बेटा जिस पॉइंट पे एफरेंट आर्ट्रियोल और डीसीटी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, दैट इज द पॉइंट जहाँ की सेल्स कुछ मॉडिफिकेशन कर लेती हैं। बोले तो जिस पॉइंट पे ये एफरेंट आर्ट्रियोल है और जिस पॉइंट पे ये जो डीसीटी की सेल्स हैं दे कम इन कॉन्टैक्ट, एक दूसरे के पास आती है ना, इधर इधर की सेल कहती हैं आओ जरा कुछ नया करें, बहुत हो गया यार, नॉर्मल सेल्स नहीं बनना, अपन ने कुछ स्पेशल सेल बनना है। तो यहाँ की सेल कुछ स्पेशल बना लेती हैं। देखो भाई कुछ इस तरीके से यहाँ की जो सेल्स हैं इमेजिन करो ये मॉडिफाई हो चुकी हैं, जिस पॉइंट पे डीसीटी से कॉन्टैक्ट में ये मॉडिफाई हो गई और अब से तुम इनको नॉर्मल सेल ना बोल के क्या बोलोगे, जेजी सेल्स। जेजी सेल्स, जेजी सेल्स का फुल फॉर्म क्या होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। दिस इज कॉल्ड एज जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, इधर डीसीटी वाली सेल कह रही है यार हमें भी कुछ बना दो यार, हम भी तो कांटेक्ट में आए हैं। तो अपन ने क्या किया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पर आपकी डीसीटी की सेल एफरेंट आर्ट्रियोल के कांटेक्ट में आई, इन मॉडिफाइड सेल्स को तुम बोलते हो मैक्यूला डेंसा। समझ रहे हो, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों का, डरते रहते हैं जीजी सेल मैक्यूला डेंसा क्या है, कुछ भी नहीं है यार। जिस पॉइंट पे एफरेंट आर्ट्रियोल डीसीटी कांटेक्ट में आए, एफरेंट आर्ट्रियोल की सेल्स को तुमने उस पॉइंट पे क्या बोल दिया, जेजी सेल, बोले तो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। डीसीटी की उन सेल्स को आपने क्या नाम दे दिया, मैक्यूला डेंसा। बस खत्म। आ जाओ ये वाला पॉइंट आप इस डायग्राम में देखो, कैन यू जस्ट सी, इस पूरे डायग्राम में आपको पीछे का पार्ट नहीं दिखाया, सिर्फ आगे आगे का मॉडिफिकेशन दिखाया। देखो कैन यू जस्ट सी, यहाँ पर आपका एफरेंट आर्ट्रियोल अंदर एंटर कर रहा है। एफरेंट आर्ट्रियोल, एक मिनट, यस, जिस पॉइंट पे ये देखो ये ऐसे गया होगा, ध्यान से तुम्हें देखना पड़ेगा, ये बॉमन कैप्सूल है, ये आपका पीसीटी गया, लूप ऑफ हेनले एंड देन डीसीटी घुमा के पीछे से ऊपर आया है। कैन यू जस्ट सी, तुम्हें घुमा के दिखा रखा है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया, ये देखो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एफरेंट आर्ट्रियोल की सेल्स ये कुछ मॉडिफाई हो गई यहाँ पर, एंड इन मॉडिफाइड सेल्स को तुमने क्या नाम दे दिया, जेजी सेल्स। क्लियर, नेक्स्ट ऑफ डीसीटी की ये देख रहे हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली सेल्स, इन सेल्स को तुमने क्या नाम दे दिया, मैक्यूला डेंसा सेल्स, डिस्टल ट्यूब्यूल की। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन भाई बहुत ज़रूरी है। तुम जो अभी पढ़ने जा रहे हो ना कि तुम्हारा अगर सपोज करो बीपी कम हो जाए, तुमने पानी कम पिया, तुम्हें पसीने बड़े आ रहे हैं, तब तुम्हारी बॉडी कैसे रेगुलेट करेगी, उसके लिए ये मॉडिफिकेशन पढ़ना अपन को बहुत ज़रूरी है। क्लियर, अब ध्यान से देखो एनसीईआरटी में मॉडिफिकेशन दे रखा है, अब अपन एनसीईआरटी रीड करते हैं। आओ देखो, यूरिन फॉर्मेशन यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया था। 3 मेन प्रोसेसेस हैं, पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जिसको तुम क्या बोलते हो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड क्या है, रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा क्या है, सीक्रीशन। 3 स्टेप आ गए, ये तीनों अलग अलग पार्ट में होते हैं ऑब्वियसली। ठीक, नेक्स्ट आओ, पहला स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का क्या है, ब्लड का फिल्ट्रेशन। इसके अंदर होता क्या है, ग्लोमेरुलस के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पता है अपन को। कल ही मैंने तुम्हें बताया था ओवरऑल हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है, 5000 ml या 5 लीटर। उसका कितना पार्ट किडनी को जाता है, अप्रॉक्स 1/5। देखो 1100 to 1200, कितना पार्ट, 1/5। ठीक है, किससे, वेंट्रिकल से जो पंप हुआ। क्लियर, नेक्स्ट आओ, जब वो पंप होगा जब वो पास होगा, फिल्ट्रेट बनेगा, तो उसको 3 लेयर से पास करना है। कौन कौन सी लेयर थी, पहला ग्लोमेरुलस की एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन आपका पोडोसाइट्स। ठीक, ये देखो ये भी 3 लेयर, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, एपिथीलियम ऑफ बाउमन कैप्सूल। कौन सी एपिथीलियम की बात हो रही है यहाँ पे, विसरल एपिथीलियम, जो कि सेल्स को आप बोलते हो पोडोसाइट्स, और बीच में है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर, एपिथेलियल सेल ऑफ बाउमन कैप्सूल की सेल्स को आप क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स। मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, पोडोसाइट्स जैसे पाँव जैसी होती है, बीच बीच में इनके जो छेद होते हैं इन्हें ही आप क्या बोलते हैं, स्लिट पोर। देखो ये लिख रहा है, फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर फॉर्म होती हैं। अब इसमें से देखो, ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली, इतना मस्त ब्लड फिल्टर होता है
दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा, भाई साहब प्लाज्मा का सारा पार्ट, पहले वो बोल रहा है प्लाज्मा, ध्यान से सुनो, ब्लड नहीं बोल रहा वो, यानी कि ब्लड का ऑलरेडी ब्लड सेल्स हटा दिया, प्लाज्मा पास हो रहा है प्रोटीन को छोड़ के, यही तो पढ़ा था अपन ने, इसी स्टेप को आप क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर है? अब बेटा नेक्स्ट देखो, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट जितना पर मिनट बन रहा है उसी को तुम क्या बोलते हो, GFR। कितना होता है 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे। ये जो पॉइंट अब मैंने तुम्हें समझाया वो इस पैराग्राफ में दे रखा है। देखो, किडनीज हैव अ बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR को रेगुलेट करने के लिए उसके पास एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है जिसको आप बोलते हो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। तो जो तुमने जेजी सेल और मैक्यूला डेंसा का ये जो मॉडिफिकेशन पढ़ा ना, टुगेदर इट इज कॉल्ड एज जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। नेक्स्ट देखो, इट इज सेंसिटिव रीजन, बहुत सेंसिटिव रीजन है। कैसे फॉर्म हुआ? सेल्स की मॉडिफिकेशन से। कहाँ पे? DCT और एफेरेंट आर्ट्रियोल में। कहाँ पे? एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। GFR अगर फॉल हो गया, बेटा सीधा सीधा तुम्हें GFR फॉल कब होएगा? जब तुम्हारा BP नीचे जाएगा। थोड़ा लिंक करो ना चीज़ों को। NCERT बोले जब तुम्हारा GFR फॉल होगा, बट यू शुड नो आपका GFR फॉल कब होगा। BP गिरा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर गिरा, GFR गिरा। इससे आपकी JG सेल्स एक चीज़ रिलीज करेंगी, रेनिन, जो मैं तुम्हें अभी डिटेल में पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट देखो, इट कैन स्टिमुलेट ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, और ये आपका GFR नॉर्मल लाती है। अब आया मज़ेदार, कैसे? आ जाओ जानते हैं नीचे। देखो होने क्या वाला है, जो डायग्राम अभी मैंने नीचे बनाया ना, सेम डायग्राम मैं तुम्हें इसी में ही समझाने वाली हूँ। होने क्या वाला है सुनो, तुम्हारी करंटली बॉडी का सिचुएशन तुम्हें इमेजिन करना है। आपकी ओवरऑल बॉडी का BP क्या हो चुका है? लो। बेटा अगर BP लो है तो ब्लड का प्रेशर लो है। इमेजिन करो ये ब्लड एक इंसान होता, मैं कह रही हूँ इसका प्रेशर लो है, तो ये भाई बहुत जल्दी पास ऑन करेगा या ऐसे धीरे धीरे धीरे? कैन यू जस्ट इमेजिन? मैं बोल रही हूँ BP क्या हो गया है? लो। तो ब्लड, अगर ये ब्लड है तो ये यूं फटाक जो मूव करना चाहिए था उसकी जगह ये धीरे 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 मूव कर रहा है। ठीक है? अगर ये ब्लड ऐसा इमेजिन कर लो, ऐसे होता ब्लड, तो ये बहुत ही धीरे 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 पहुंचता। बेटा अगर ब्लड का प्रेशर लो है तो ऑटोमेटिकली क्या नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 mmHg आता? नहीं। अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर रिड्यूस हो गया तो यहाँ से फिल्ट्रेशन रेट बोले तो GFR भी क्या हो चुका है? लो। बन तो रहा है, मैं ये नहीं कह रही बन नहीं रहा, बन रहा है, पर तुम इमेजिन कर लो सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। अब जब धीरे धीरे चल रहे हैं तो ये घूमते घामते नेक्स्ट रीजन पे कौन से पे पहुँचेंगे? PCT। पहले तुम PCT के बारे में थोड़ा जान लो। PCT है ना, बहुत ज़्यादा लुटेरे टाइप के होते हैं। PCT का जो रीजन है ना, PCT को हमने पहले ही बता रखा है, ये जो फिल्ट्रेट आ रहा है ना, इस फिल्ट्रेट में आधे से ज़्यादा माल अपने काम का है। तुम्हें अभी जान के बड़ा मज़ा आएगा कि जो मेजॉरिटी आप फिल्ट्रेट बनाओगे ना, उसको तो तुम रीएब्जॉर्ब करने वाले हो। तो PCT का मेन काम ही है रीएब्जॉर्प्शन करना। तो बेटा जिसको मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करना है वो तो महा लुटेरे टाइप का होगा। तो जैसे ही फिल्ट्रेट मूव करता है ना, अभी नॉर्मल, जैसे ही फिल्ट्रेट मूव करता है PCT खटाक 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 इसको रीएब्जॉर्ब करता जाता है। समझ आए? अब तुम्हें दो चीज़ें इमेजिन करनी, तुम खुद इमेजिन करोगे दिमाग में। सपोज मैं हूँ PCT की सेल, मेरे सामने से सामान घूम रहा है, मेरे सामने से सामान घूम रहा है, ये गेम चल रहा है, मेरे सामने से सामान घूम रहा है। जितनी स्पीड में जाएगा बेटा मैं पकड़ने की कोशिश करूँगी, पर मैं उतना नहीं पकड़ूंगी जितना ये तो मैं फटाक से पकड़ लूँगी। समझ रहे हो? अगर मेरे सामने से चीज़ बहुत तेज निकलेगी, पकड़ूंगी मैं तब भी, पर मैं कम पकड़ पाऊंगी, है ना? अगर वो मेरे सामने से बहुत ही धीरे धीरे निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है, तुम इमेजिन करो ना यार, शेर के सामने से हिरन, डियर निकल रहा है, बेचारे की स्पीड बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे, तो शेर उसको इजीली पकड़ लेगा। पर अगर उसकी स्पीड बहुत तेज होगी तो शेर शेर उतना नहीं पकड़ पाएगा ना। समझ रहे हो तुम? समझ गए? सिमिलरली इमेजिन करो, तुम्हारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नॉर्मली तो फटाफट 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 मूव करता जाता है, तो PCT एब्जॉर्ब करती जाती है, जितना करना उतना कर लेती है। बट बेटा अगर मैं हद से ज़्यादा ही स्पीड कम कर दूँ तो PCT के और मज़े हो जाते हैं।
पीसीटी कहती है आज तो हम जितना नहीं कर पाते थे उससे ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, उससे ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करेंगे। सो कैन यू जस्ट इमेजिन, ये बेचारे घूम रहे हैं, बहुत धीरे धीरे घूम रहे हैं, तो पीसीटी कह रही है आओ प्यारे अब तुम्हें और ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करते हैं, तो यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट बात, बहुत सारी चीज़ें आई थी फिल्ट्रेट में, पर यहाँ पे मैं मेनली बात कर रही हूँ आयंस की। तुम्हें याद है ना आयंस, सोडियम वगैरह, सॉल्ट्स वगैरह सब आयंस ही होते हैं। तो बेटा पीसीटी एक्चुअली में क्या करती है, बहुत सारा लूट लेती है आयंस, या तुम कह लो सॉल्ट्स। दो बातें क्लियर है, स्पीड स्लो हुई, पीसीटी ने लूटना ज़्यादा शुरू कर दिया। क्योंकि स्पीड स्लो थी तो पीसीटी ने बहुत सारे आयंस या सॉल्ट्स एब्जॉर्ब कर लिए। समझ गए? नेक्स्ट अब ये मूव करते करते बेचारे पहुंचेंगे किसके पास, लूप ऑफ हेनले के पास। बेटा लूप ऑफ हेनले का अलग मैकेनिज्म है, समझेंगे बाद में। लूप ऑफ हेनले ने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपना सामान ले लिया, यहाँ पर पहुँचे 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 डीसीटी की इधर की तरफ पहुँचे। यहाँ पे कौन सी सेल्स आ गई, मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा जो अभी मैंने तुम्हें ऐसे घर जैसे दिखा रखे हैं, इमेजिन करो ये एक मैंने बड़ा कर दिया, दिस इज योर मैक्यूला डेंसा सेल। मैक्यूला डेंसा सेल्स ना एकदम चेक पॉइंट की तरह होती हैं, दे आर लाइक चेक पॉइंट। इमेजिन करो बेचारे लुट लुट के पहुंच रहे। मैक्यूला डेंसा कह रही जस्ट वेट, यू जस्ट वेट, पहले मैं तुम्हारे आयन या सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन देख लूँ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैक्यूला डेंसा आयन सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेक करता है। मैक्यूला डेंसा कहता है यार तेरे तो सॉल्ट बड़ा ज़रूरत से ज़्यादा कम आ रहा है, इतना कम तो नहीं होना चाहिए था, क्या गड़बड़ चल रही है, गड़बड़ क्या चल रही है। दोबारा सुनो, मैक्यूला डेंसा को सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिला, हद से ज़्यादा कम। समझ गए? नॉर्मली एक रेंज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है जो कि इस मैक्यूला डेंसा को मिलनी चाहिए, नहीं मिली भाई को। भाई कह रहा है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, दया पता करो क्या गड़बड़ है। भाई इस बंदे का, मैक्यूला डेंसा का, ये इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली किसको दे देता है, जेजी सेल को। ऊपर दिख रही है ना तुम्हें जस्ट पास में, तभी तो पास पास बनाई है। मैक्यूला डेंसा चेक करता है कि यार सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब ये इन्फॉर्मेशन किसको भेजता है, जेजी सेल्स को। जेजी सेल को इन्फॉर्मेशन पहुंचती है देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में डीसीटी रीजन में पाया गया है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, पता करो ऐसा क्यों है। आर वी क्लियर विद द सिचुएशन, लेट्स रिपीट एक बार दोबारा। बीपी तुम्हारा क्या हो चुका है, डिक्रीज। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या हो चुका है, डिक्रीज। जीएफआर क्या हो चुका है, डिक्रीज। पीसीटी ने लूटना क्या कर लिया है, ज़्यादा। किसको ज़्यादा लूटा है, सॉल्ट्स को। ये मूव करता करता कहाँ पहुँचा, डीसीटी। डीसीटी का कौन सा चेक पॉइंट, मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा ने क्या चेक किया, अमाउंट ऑफ सॉल्ट। अमाउंट ऑफ सॉल्ट क्या निकला, कम। अमाउंट ऑफ सॉल्ट कम निकलते मैक्यूला डेंसा ने किसको इन्फॉर्म किया, आपकी जेजी सेल्स को। क्या इन्फॉर्म किया कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, कुछ गड़बड़ है। क्लियर है पिक्चर दिमाग में? अब जेजी सेल क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। ऐसा होते से ही इमीडिएटली आपके जेजी सेल एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रिलीज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेनिन। क्या मैं ये सारा नीचे बना लूँ थोड़ा सा बड़ा? इमेजिन करो ये रही मेरी जेजी सेल, दीज आर माई जेजी सेल्स। ठीक है, इनको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, इन्होंने क्या रिलीज़ करना शुरू कर दिया, रेनिन। बेटा रेनिन की स्पेलिंग है RENIN। ठीक है, एक रेनिन कहीं और भी पढ़े हो तुम लोग, याद करो। छोटा बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी, उसके पेट में रेनिन रिलीज होता है, पर वो होता है RENIN। क्यों रिलीज होता है, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, है ना। ये है RENIN, ये क्यों रिलीज हो रहा है, इसका रीज़न अलग है। आ जाओ सुनते हैं। जब इसने रिलीज़ किया, रिलीज़ करने के बाद आ जाओ ऊपर देखो, ये रहा तुम्हारा रेनिन, ये रिलीज़ हुआ बेटा। ये रेनिन यहाँ से रिलीज़ हुआ, गया, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से घूम घाम के, तुम्हें पता है ना अल्टीमेटली पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्या होगा, घूम घाम के वेनियोल बनेगी, वेनियोल से वेन बनेगी, तो मैं कह सकती हूँ कि अल्टीमेटली किडनी से बाहर निकलेंगे। आ जाओ, कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये रही तुम्हारी किडनी, ये लो, और अल्टीमेटली यहाँ से तो घुस रही थी तुम्हारी रीनल आर्टरी, और यहाँ से जा रही है आपकी रीनल वेन।
तो बेटा अल्टीमेटली ये घूम घाम के रेनिन पहुंच गया रीनल वेन में। ये लो जी, ठीक है। अगर वो वेन में पहुंच गया है तो अब वो मेरी बॉडी में पहुंचेगा। तो लो जी, ऐसे घूम घाम के ये अल्टीमेटली किसका पार्ट बन गया है? इन्फीरियर वेना कावा का, ठीक है। और फिर तो ये पूरी बॉडी में हो जाएगा, हार्ट से पूरी बॉडी में। तो मैं यहाँ लिख दूँ ये मेरी पूरी बॉडी, मैं नीचे बना देती हूँ। ये लो, यहाँ से इमेजिन करो ये रेनिन को मैं घुमाते घुमाते, ये लो जी, दिस इज़ माई रेनिन, रेनिन, रेनिन। अब तुम्हें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि ये मैं पहुँच गई हूँ इंसान की बॉडी तक। अरे यार मुंह छोटा बनाओ इसका। ये मैं पहुँच गई हूँ इसकी बॉडी में, ठीक है। ये लो, सो ये रेनिन पहुँचता 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 अब ये अंदर जा चुका है। बॉडी की बात चल रही है, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जैसे ये ऊपर से आ रहा है, बट अब तुम मेरी मन की भावना समझो यार, नीचे से आ रही है ना, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास एक बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन है जिसको प्यार से तुम क्या बोलते हो? लिवर। दिस इज़ योर लिवर। लिवर बंदा भी कुछ ना कुछ रिलीज़ करता है, तुम्हें पता है। लिवर एक कंपोनेंट रिलीज़ करता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। मैं तो तुम्हें हर बार बोलती हूँ, जहाँ जहाँ नोजन 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 आ जाए बोले तो वो चीज़ है जो कि इनएक्टिव है। तो बेटा रेनिन जो लिवर जो है वो क्या रिलीज़ कर रहा है? एंजियोटेंसिनोजन। ये क्या रिलीज़ कर रहा है? एंजियोटेंसिनोजन। इधर से कौन घूमता घूमता आ रहा है? रेनिन, रेनिन, रेनिन। भाई रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिन को उठाने के लिए आता है, समझ लो। एंजियोटेंसिनोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर ये कौन सी फॉर्म में? अभी इनएक्टिव फॉर्म में। अगर इसको काम कराना है तो इसे कौन सी फॉर्म में करना पड़ेगा तुम्हें? एक्टिव फॉर्म में। तो तुमने इस रेनिन को बोला जा भाई जा, इस एंजियोटेंसिनोजन को जगा, इससे काम कराने बहुत ज़रूरी, जगाओ इसको, चलो जल्दी जगाओ। तो रेनिन एक्ट्स ऑन एंजियोटेंसिनोजन। इमेजिन करो रेनिन एक ऐसा है ना, जगाने वाले अंकल जी टाइप आए, चल भाई उठ, ठीक, ये इसको उठाएंगे, चल उठ उठ उठ, फटाफट उठ। अब तुम इमेजिन करो, जब तुम सुबह सुबह उठते हो, क्या तुम्हें कोई उठाने आता है? तुम ऐसे उठ जाती हो एक बार में, उठ 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 उठ, और तुम करके बैठ गए। मैं तो नहीं उठती, आई टेक सम टाइम। मैं यूँ आराम से 5 मिनट और 2 मिनट और, ऐसा ही होता है ना। सिमिलरली बेटा रेनिन इसको कन्वर्ट करता है, इसको कहता है उठ जा उठ जा, पर ये भाई साहब इमीडिएटली एक्टिवेट नहीं होते, ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक फॉर्म में जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन। नोजन हटा दो, 1 लगा दो, एंजियोटेंसिन 1। ये कुछ ऐसी फॉर्म है, इसे इमेजिन करो, ये एक्टिव नहीं है, ये एक्टिव होने वाली है। मतलब आप कह सकते हो बीच की एक स्टेज है। तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि मैं ऐसे करके हूँ, अभी उठी नहीं हूँ पूरी, ठीक है। सो एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन ने किस में कन्वर्ट कर दिया? एंजियोटेंसिन 1 में। ये काम किसका है? बंदे रेनिन का, ठीक है। अब ये घूम रहा है एंजियोटेंसिन 1 तुम्हारी बॉडी में घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। बेटा ये घूमते घूमते एक और ज़रूरी ऑर्गन में पहुंच जाता है जिसको हम प्यार से बोलते हैं लंग्स। ये भाई साहब घूमते घूमते एंजियोटेंसिन 1 घूमते 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 घूमते, तुम पता है ना पूरी बॉडी में कहीं भी सर्कुलेशन हो सकता है, तो यहाँ पर ये पहुँच गया कहाँ पे? लंग्स में। लंग्स भाई साहब एक बहुत ज़रूरी चीज़ बनाते हैं जो कि बहुत ही ख़तरनाक है, इसको हम बोलते हैं ACE। क्या होता है ACE? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। भाई साहब ये देखो नाम से तुम्हें समझ आ रहा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। नाम से क्या पता चल रहा है? ये कोई ऐसा एंजाइम है जो कि एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने वाला है। ये कहता है लेट मी हैंडल दिस एंजियोटेंसिन 1। मैं इसको ऐसा मुक्का मारूंगा अभी 1 मिनट में ये एक्टिव हो जाएगा। और बेटा ये बेचारा एंजियोटेंसिन 1 गया तो एंजियोटेंसिन 1 था, बट जैसे ही इस पे ACE एक्ट करता है ये बन जाता है एंजियोटेंसिन 2। क्या बन गया ये? एंजियोटेंसिन 2। पिक्चर क्लियर चल रही है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सुनो। सबसे पहले
दिक्कत कहाँ थी सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन में, किसने पता किया, मैक्यूला डेंसा ने। मैक्यूला डेंसा ने किसको समझाया, जेजी सेल को। जेजी सेल ने क्या रिलीज किया, रेनिन। रेनिन बॉडी में घूमते 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 ढूंढ रहा था कहाँ है लिवर का एंजियोटेनिसिनोजन। मीनवाइल लिवर क्या रिलीज कर रहा है, एंजियोटेनिसिनोजन। नोजन इज इनएक्टिव फॉर्म। रेनिन गया और उसको जगाया, भाई सिर्फ इतना आधा ही जगह, किस फॉर्म में आ गया, एंजियोटेंसिन 1। अब वो ऐसी आधी नींद में घूम रहा था। लंग्स ने एक और कंपोनेंट रिलीज किया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो कह रहा है भाई जग जा, पूरा जग जा, मर जाएंगे अपन, जग जा। और फाइनली अपन कौन सी फॉर्म में आ गए, एंजियोटेंसिन 2। जैसे तुम एंजियोटेंसिन 2 फॉर्म में आ गए ना, लो जी, कंप्लीटली अवेक एंड फुली रेडी टू डू वर्क। अच्छी शक्ल मत बनाओ भाई, ये बंदा ना अभी बहुत बैंड बजाएगा सबकी। ये लो, ये बन गया आपका एंजियोटेंसिन 2। हो गया मैकेनिज्म क्लियर। एंजियोटेंसिन 2 जैसे बनेगा, ये तो मतलब ना सर पे अपने खून लेके घूमता है, क्या करना है मुझे, काम बताओ। काम बेटा ये बहुत ज़रूरी करेगा। अपन इससे कहेंगे चल फाइनली तू जग गया ना, तेरे काम शुरू होते हैं अब। देखो तुम इसके काम कितने मज़ेदार हैं। सबसे पहले अपन इसको कहते हैं बेटा तेरा काम नंबर 1 क्या है। तुझे याद है हमारी बॉडी में एक तो है एफेरेंट आर्ट्रियोल नेफ्रॉन की, एक है फिर तुम्हारा ग्लोमेरुलस, और एक है इफेरेंट आर्ट्रियोल। तुम्हें बीपी बढ़ाना है, तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। वो इससे कहता है कि ये जो इफेरेंट आर्ट्रियोल है ना, इसका मुंह अभी इतना है बेटा। अगर मुंह इतना है तो अभी भी लोग ज़्यादा निकल सकते हैं। अगर मैं गेट और छोटा कर दूँ, दोबारा सुनो, अगर गेट बड़ा होगा ज़्यादा लोग निकलेंगे, गेट छोटा होगा कम लोग निकलेंगे। तो अपन इस बंदे से, कौन है बंदा, एंजियोटेंसिन 2, इससे कहते हैं कि ये जो इफेरेंट आर्ट्रियोल है ना, जो तुझे दिख रही है, जिसका मुंह ऑलरेडी छोटा है, प्लीज़ इसका मुंह और छोटा कर दे। अगर मुझे मुंह छोटा करना है, तुम्हारा खुद का कॉमन सेंस यूज़ करो, मैं रिलैक्स करूँगी कि कॉन्स्ट्रिक्ट करूँगी, ऑब्वियसली कॉन्स्ट्रिक्ट। तो बेटा इसका पहला फंक्शन होता है एफरेंट आर्ट्रियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, ठीक है। जैसे कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, छेद अगर इतना था तो ये इतना हो जाएगा, और इतना होने से जितना ब्लड पहले बाहर जा रहा था उससे कम ब्लड जाएगा। और बेटा अगर सपोज़ करो यहाँ पे ब्लड अभी कम कम निकल रहा है तो ब्लड यहाँ पे ज़्यादा देर रहेगा, और अगर यहाँ पे ज़्यादा देर रहेगा तो तुम्हारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मेंटेन होगा। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मेंटेन होते ही आपका जीएफआर एक स्टेप तो रेगुलेट हो जाएगी। समझ आया। अगर सपोज़ करो इस जगह पर लोग भरे हुए हैं, मैं गेट बड़ा खोल दूँ तो एक साथ ज़्यादा जने निकल जाएंगे, तो यहाँ पे भीड़ कम हो जाएगी, है ना। मैंने क्या किया, गेट ही बंद कर दिया, गेट छोटा कर दिया। छोटा गेट करने से कम लोग निकलेंगे, कम लोग निकलेंगे तो भीड़ यहाँ बनी रहेगी। यहाँ भीड़ बनी रहेगी तो मुझे यही तो चाहिए। मैं क्या चाहती हूँ, ग्लोमेरुलस में भीड़ बढ़े, भीड़ बढ़ेगी, बीपी रेगुलेट रहेगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर रेगुलेट रहेगा। स्टेप नंबर 1 आई होप सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट इस बंदे को अपन कहते हैं कि ये जो अपन, तुम किडनी के ऊपर एक बंदा एड्रिनल ग्लैंड है ना, वहाँ पे जाओ। तो ये बंदा नेक्स्ट काम करने जा रहा है। आ जाओ, क्या काम करता है देखो ध्यान से। दिस इज़ योर किडनी, ठीक है। किडनी के ऊपर एक बहुत ही ज़रूरी ग्लैंड है। इस ग्लैंड को तुम क्या बोलते हो, एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको अपन, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ना, इस बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करता है, पर अभी मुझे मतलब नहीं है, मैं तो डायरेक्टली रिलीज़ करा रही हूँ। ये एड्रिनल ग्लैंड को जाके कहता है सुनो भाई प्लीज़, बॉडी का बीपी कम है, ये बंदा पानी नहीं पी रहा है, इतना ढीठ बंदा है, ये पानी नहीं पीता है ना। इस बंदे को पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी हो रही है भाई, बहुत गर्मी हो रही है, अब मुझे इसको बचाना इसको तो मारो गोली, मुझे तो अपने यूरिन को बचाना है ना। सो ये एड्रिनल ग्लैंड को कहता है प्लीज़ तू एल्डोस्टेरोन रिलीज़ कर दे। क्या रिलीज़ कर देगा ये, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अब बेटा एल्डोस्टेरोन भागा भागा कहाँ पड़ जाएगा, आपकी नेफ्रॉन में। ये रही नेफ्रॉन, दिस इज़ योर बाउमेंस कैप्सूल, दिस इज़ योर पीसीटी, दिस इज़ योर लूप ऑफ हेनले, ये है आपकी डीसीटी, और ये रही आपका कलेक्टिंग डक्ट। एल्डोस्टेरोन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करेगा। लिख दूँ ये बात मैं, एक्ट्स ऑन किस किस पे,
DCT पे एंड कलेक्टिंग डक्ट पे। ठीक है, आगे चलें। नाउ हम DCT और कलेक्टिंग डक्ट के थोड़े से पार्ट को ना जूम कर लेते हैं। इमेजिन करो यही जो पार्ट है ना कलेक्टिंग डक्ट का और DCT का, इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया लाइक दिस। ठीक है, ये है आपका DCT और ये है आपका कलेक्टिंग डक्ट। बेटा DCT के अंदर जो सेल्स होती हैं ना वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करती हैं। जैसे PCT होती है ना, PCT का तो काम है लूटो लूटो लूटो, जितना लूट सकते हो उतना लूटो। तभी तो तुमने वहाँ पे कौन सी सेल्स दी थी, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। लूप ऑफ हेनले में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चीज़ें अलग अलग होती हैं। मतलब अभी मैं तुम्हें सिखाऊंगी लूप ऑफ हेनले में भी अलग चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। फिक्स है DCT और PCT और आपका ये जो लूप ऑफ हेनले ये फिक्स काम करता है। DCT अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करता है। समझदार बंदे होते हैं ना, ज़रूरत ज़्यादा है तो ज़्यादा ले लेंगे, कम है तो कम ले लेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो ये इमेजिन करो तुम्हारी DCT की सेल्स हैं, दीज आर योर DCT की सेल्स। यहाँ पर कौन पहुँचा, आपका एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन कहता है DCT की सेल को कि भाई एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। कौन इन्फॉर्मेशन लेकर आया है, ये एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो होता है ना ये DCT की सेल के अंदर, इमेजिन करो ये सेल है ना। इस सेल को मैं थोड़ा सा और बड़ा बना देती हूँ क्योंकि मुझे इसको अंदर तक दिखाना है तुम्हें। इमेजिन करो ये DCT की सेल है। बेटा सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका DNA और इस DNA में क्या होते हैं, जीन। तो ये बंदा एक ऐसे जीन को एक्टिवेट कर देता है। ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। ये रहा एल्डोस्टेरॉन, ये किस पे एक्ट कर रहा है, सेल्स पे। ये क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा एक जीन को। किसको कर देगा, एक्टिवेट एक जीन को। और ये बेटा कौन सा जीन है, जो कि सोडियम पोटाशियम पंप बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते जाओ ध्यान से। एल्डोस्टेरॉन आया, DCT और कलेक्टिंग डक्ट की सेल को कह रहा है कि यार बहुत ज़रूरी है, कुछ ज़रूरी काम है, तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर DNA के अंदर एक जीन है, उसको एक्टिवेट करो, फटाफट सोडियम पोटाशियम पंप बनवाओ। जैसे सोडियम पोटाशियम पंप बनने की आदेश आते हैं, फटाक से लो देखो DCT धमाधम यहाँ पे सोडियम पोटाशियम पंप बनाता जाता है। लो जी, सोडियम पोटाशियम पंप की भंडारे लगा देता है यहाँ पे। तुम्हें पता है यार, आई जस्ट नो दिस थिंग वेरी वेल कि सोडियम पोटाशियम पंप का काम सब बच्चों को पता है क्या होता है। अच्छा इधर नहीं लगाना, सॉरी इधर नहीं लगाना, गलत लगा दिया भाई मैंने, रुको। इधर लगाओ, सेल के इस साइड लगाओ, सेल के दूसरी पार। ये वाला जो साइड होता है ना इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। और बेटा इधर की साइड आई होप तुम्हें याद आ रहा हो, भूल ना गए हो तुम कि यहाँ पे आप पैरेलली रन कर रहे हो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। यहाँ पे आप पैरेलली क्या रन कर रहे हो, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसे ही आपने इधर की साइड खूब सारे सोडियम पोटाशियम पंप लगाए, क्या होना शुरू हो जाएगा, भर भर के 2 पोटाशियम अंदर फेंके जाएंगे, भर भर के 3 सोडियम इधर फेंके जाएंगे। जैसे 3 सोडियम यहाँ बीच की जगह में फेंके, इमीडिएटली वो कहाँ चले जाएंगे, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में। एक बार दोबारा सुनो, मैंने इधर की साइड सोडियम पोटाशियम पंप बनाए हैं, इधर की साइड मेरा ल्यूमेन है। इधर से मैं 2 पोटाशियम अंदर फेंकूंगी सेल के और 3 सोडियम बाहर फेंकूंगी जो कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में चल जाएंगे। तो बेटा धीरे धीरे इस सेल के अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम। तो ये सेल किसकी तरफ देखेगी, ल्यूमेन की तरफ, और ये ल्यूमेन में जा रहे सोडियम को खींच के अंदर लेने लग जाएगी। भाई ऑब्वियस ही बात है ना, मैं यूँ खड़ी हूँ, अब तुम्हें ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। मैं यूँ खड़ी हूँ, मेरे इस साइड पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, मेरे इस साइड ल्यूमेन है। मैंने अभी सोडियम इस साइड फेंका तो मेरे पास सोडियम कम हो गया, तो मैं इस साइड से तो ले नहीं सकती क्योंकि इधर तो सोडियम पोटाशियम पंप है, तो मैं इधर से लेने लग जाऊंगी। मैं इधर से सोडियम लूँगी, इधर फेंकूंगी वापस, मैं इधर से सोडियम लूँगी और इधर फेंकूंगी। चल रहा है। तो बेटा मैं कहाँ से सोडियम ले रही हूँ, ल्यूमेन से। ल्यूमेन के अंदर पानी भी जा रहा है, पानी है किसका दीवाना, सोडियम का। तो पता है ना, दोनों मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे रहते हैं, जिगरी दोस्त हैं दोनों, भयंकर वाले। तो जहाँ सोडियम जा रहा है पानी उसको फॉलो करेगा। तो ये इमेजिन करो सोडियम जाना शुरू हो गया। लो जी, सोडियम तो जाना ही शुरू हो गया। लो सोडियम रीअब्सॉर्ब हुआ, पानी कह रहा है कि यार मैं भी चलूँगा भाई, तू तो अपना सच्चा प्यार सच्ची मोहब्बत है। ये लो जी,
उसके पीछे पीछे कौन एब्जॉर्ब हो गया? पानी। तो एक्चुअली में तुमने सोडियम के बहाने पानी भी रीएब्जॉर्ब कर लिया। अब तुम इमेजिन करो, ये पानी कलेक्टिंग डक्ट में जाके क्या बनता? यूरिन बनता। तुमने उसको यूरिन बनने से पहले ही रीएब्जॉर्ब कर लिया। तुमने यूरिन से पानी खींच के ब्लड में डाला है। कैन यू जस्ट इमेजिन, अगर तुम पानी नहीं पियोगे टाइम पे तो बेटा तुम्हारी बॉडी ऐसी है ना कि तुम्हारे यूरिन से पानी खींच के तुम्हारे ब्लड में डालेगी। तो इससे पहले तुम यूरिन के पानी को ब्लड बनाओ। पानी पी लो ना यार, पानी पियो, चलो आराम से पानी पियो, है ना। सो पानी पीना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एल्डोस्टेरॉन बेटा चुपचाप सोडियम के बहाने पानी ले लेगा। और ऐसा करने से अब तुम खुद इमेजिन करो, जो इतना पानी जाना था उस पानी को तो तुमने रीअब्सॉर्ब कर लिया, तो ऑटोमेटिकली ये देखो बड़ा रब होता है, ये लो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम। तो तुम्हें याद है, चलो मैं एक बात बताती हूँ, तुम कभी ना पानी मत पीना, दिन भर में तुम पानी कम पीना, और फिर तुम यूरिन जाना, वॉशरूम जाना, थोड़ा ध्यान से अपनी यूरिन को देखना। तुम नोट करोगे कि तुम्हारी यूरिन का कलर थोड़ा सा येलोइश है, येलोइश है। सुबह सुबह वाली का तो होता ही है, इस वाली का भी येलोइश दिखेगा। और एक तुम दिन भर मस्त पानी पी रहे हो तो तुम्हें एकदम क्लियर सा यूरिन दिखेगा, ऐसा कि मतलब फ्लश ना भी करो तो बराबर है, मतलब आई एम सो सॉरी, फ्लश तो करना ही है, बट येस इतना क्लियर पानी होगा। तो अगर आप पानी अच्छे से पी रहे हो ना तो आपका यूरिन एकदम क्लियर पानी जैसा आता है। पर अगर तुम दिन भर में पानी अच्छे से नहीं पी रहे और तुम्हारा येलोइश यूरिन आ रहा है, यानी कि पानी की कमी चल रही है। क्लियर है ये पूरी बात? तो आपको सेकंड मैकेनिज्म समझ आया क्या चल रहा है तुम्हारा एल्डोस्टेरॉन का काम। तो इससे आपने क्या किया? यूरिन तो बनाया, ध्यान से सुनो, तुमने यूरिन तो बनाया, बस इस यूरिन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया? कम। और ये बेटा गंदा यूरिन का पानी खींच के कहाँ डाल दिया? ब्लड में। क्या तुम्हें ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्लियर है? एक बार रेनिन एंजियोटेंसिन का जो ये अपन ने मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ना, हाँ ये रहा, यहाँ से जो मैंने कहानी शुरू की थी ना, कहानी वही चल रही है। कहानी में आप पढ़ रहे हो कि जो रेनिन है उसने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया। लंग्स के अंदर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कर दिया। एंजियोटेंसिन 2 ने एक तो एफेरेंट आर्टरियोल का मुंह छोटा कर दिया, वेसोकंस्ट्रिक्शन, और एक एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरॉन रिलीज करा दिया। इस एल्डोस्टेरॉन ने डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम पोटेशियम पंप बढ़ा दिए, ड्यू टू विच तुमने ल्यूमेन में जो यूरिन बनने जा रहा था वहाँ से सोडियम और वाटर खींच लिया। तो अंत में यूरिन तो बना, पर उस यूरिन में उतना पानी नहीं था जितना होना चाहिए था, और वो पानी लेके तुमने किस में डाल दिया? ब्लड में। बेटा ब्लड में जैसे ही पानी बढ़ेगा, ब्लड का वापस से फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन होगा, फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन होते ब्लड का प्रेशर मेंटेन होगा। आर वी क्लियर विद दिस टॉपिक? इसी मैकेनिज्म को, ये जो तुम अभी पढ़ रहे हो ना भाई, इसी मैकेनिज्म को प्यार से हम बोलते हैं रास। जो रास ना आए, इतनी देर में समझ ना आए, वो रास मैकेनिज्म है। इस रास में आर का मतलब है रेनिन, ए का मतलब है एंजियोटेंसिन, फिर तीसरे ए का मतलब है एल्डोस्टेरॉन, और एस का मतलब है सिस्टम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है रास मैकेनिज्म। देख रहे हो, तुम्हारा बीपी कम, ब्लड कम, वॉल्यूम बिगड़ा, बॉडी ने ऐसी हरकत कर दी। तो भाई कंक्लूजन क्या निकला? पानी टाइम पे पियो। ठीक है, इस पैराग्राफ को फटाक से एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं। जो चीज़ मैंने समझाई है वो सेम आपको यहाँ पे भी दिख रही है, सेम फ्लो चार्ट की फॉर्म में। देखो, लिवर से निकला एंजियोटेंसिन 1, सॉरी एंजियोटेंसिनोजन, किडनी से निकला रेनिन, कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 1 में, लंग्स ने रिलीज़ किया ACE एंजियोटेंसिन 2, दो काम किए, वेसोकंस्ट्रिक्शन कौन सी? इफेरेंट आर्टरियोल पे, और ये देखो इधर से एल्डोस्टेरॉन रिलीज कराया, पूरा का पूरा सोडियम यानी कि सोडियम क्लोराइड रीएब्जॉर्प्शन होगा और वाटर होगा, खत्म। दिस इज रास मैकेनिज्म। अब देखो एनसीईआरटी ने ये पूरी बात बहुत प्यार से लिख रखी है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में। आ जाओ पढ़ लेते हैं फटाफट। देखो, फंक्शनिंग ऑफ किडनी, इसको मॉनिटर किया जाता है हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से, जिसमें आपका हाइपोथैलेमस, JGA एंड हार्ट आता है। ठीक है, सबसे पहले तो तुमने JGA पढ़ा है, तो मैं JGA पढ़ाती हूँ। देखो, JGA प्ले, जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अगर तुम्हारा GFR कम हो गया तो JG सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी, ये रेनिन रिलीज करेंगी,
एंजियोटेंसिनोजन को ये कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में, फर्दर ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। बीच की इन्फॉर्मेशन थोड़ी खाली तुमको मैंने बता दी, आगे आ जाओ। एंजियोटेंसिन 2 एक वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, किस पे एक्ट करता है, याद रखो भाई, इफेरेंट आर्ट्रियोल पे, जो जीएफआर को मेंटेन करता है। आधी आधी इन्फॉर्मेशन खा जाता है एनसीईआरटी। नेक्स्ट आओ, एंजियोटेंसिन 2 एड्रेनल कॉर्टेक्स पे भी जाता है, एल्डोस्टेरॉन निकलवाता है। एल्डोस्टेरॉन सोडियम एंड वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, डिस्टल पार्ट, बोले तो डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। इससे आपका ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है एंड जीएफआर इंक्रीज होता है। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। 10 मिनट का टॉपिक और बच रहा है, कंप्लीट करते हैं इसको, आ जाओ। जब ये सब ड्रामेबाजी चल रही होती है, रास मैकेनिज्म सुपर एक्टिव होता है ना बेटा, एट द सेम टाइम एक और एक्टिविटी होती है। याद करो, तुम हाइपोथैलेमस पढ़ चुके हो, तुम्हें पता है तुम्हारे पास हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी नाम की भी बला है। ऊपर वाले को तुम क्या बोलते हो, हाइपोथैलेमस, नीचे वाले को आप बोलते हो पिट्यूटरी। पिट्यूटरी में तुम्हारे पास ये वाला पार्ट कहलाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पार्स नर्वोसा 2 हार्मोन रिलीज करता है, याद करो, एक होता है ऑक्सीटोसिन, एक होता है वैसोप्रेसिन। तो अभी तो मैं वैसोप्रेसिन की बात कर रही हूँ, सुनो। जब तुम्हारी बॉडी में ये सारी ड्रामे चल रहे हैं ना, बीपी कम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम डिस्टर्ब हो गया, ब्लड वॉल्यूम डिस्टर्ब हो गया, इस टाइम पे आपकी बॉडी में ना कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स ऐसे इमेजिन करो जैसे पुलिस की चौकियाँ होती हैं ना, जो रेगुलेट करते रहते हैं, बिल्कुल वही। वो चौकियाँ चेक करती रहती है, पानी बराबर है कि नहीं है, सॉल्ट बराबर है कि नहीं है, सॉल्ट बराबर है, पानी बराबर है, चलो बढ़िया, ठीक। अगर पानी और सॉल्ट हिल गया तो बेटा ये जो रिसेप्टर्स है ना फटाक से एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होके ये इमेजिन करो ये तुम्हारी बॉडी का ये कोई चौकी है, दिस इज रिसेप्टर। रिसेप्टर जब तक क्या चेक कर रही है, वाटर ओके, ये क्या चेक कर रही है, वाटर ओके, गुड, सॉल्ट ओके, गुड। इफ़ इट इज़ नॉट गुड, इसको मज़ा नहीं आएगा, ये इन्फॉर्मेशन भेजेगा किसको, हाइपोथैलेमस को। बेटा हाइपोथैलेमस बदले में किस पे एक्ट करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या निकालेगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसको तुम बोलते हो एडीएच या वैसोप्रेसिन। क्या बोलोगे इसको, एडीएच या वैसोप्रेसिन। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अगर तुम जरा सा भी इंग्लिश लगाओ, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, डाईयूरेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, सुनो। डाईयूरेसिस का मतलब होता है पानी निकालना, निकालना। जैसे सपोज करो तुमको पता है वोडका पी के लोगों को बहुत ज़्यादा बार सुसु जाना पड़ता है, तुमने सुना होगा, अरे यार हैंगओवर हो रहा है, उसमें बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, है ना। तो भाई ये जो अल्कोहल होती है ना, इससे बार बार लोगों को यूरिन आती है, तो वो इट इज़ डाईयूरेटिक, बोले तो वो यूरिन बढ़ाता है ना। चाय कॉफ़ी पी के आपको यूरिन ज़्यादा आती है, तो ये सब डायूरेटिक्स होते हैं। क्या क्या एग्जांपल दिए मैंने, अल्कोहल, टी, कॉफ़ी, ये जो बढ़ा रहे हैं ना यूरिन, ये डायूरेटिक्स होते हैं। और जो चीज़ें तुम्हारे अंदर यूरिन प्रोडक्शन कम कर रही हो उन्हें एंटी डायूरेटिक बोलते हैं। तो ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना, ये तुम्हारा यूरिन प्रोडक्शन कम करेगा, समझ रहे हो, ध्यान से सुनो। ये एडीएच भागा भागा जाता है अगेन, भाई ये सारे के सारे ना मिलके बैंड बजाते हैं 2 ही जगह की, एक तो डीसीटी और एक कलेक्टिंग डक्ट। कहाँ पर गया ये, इट एक्ट्स ऑन डीसीटी प्लस कलेक्टिंग डक्ट। बेटा ये क्या करते हैं, सुनो, बहुत शाणे हैं ये, बहुत शाणे। अगेन ये डीसीटी की सेल है और कलेक्टिंग डक्ट की सेल है, ये यहाँ पर जाकर एक स्पेशल चैनल बनाते हैं, और इस स्पेशल चैनल का नाम है एक्वापोरीन। शायद तुम नाम से ही जान गए कि ये बंदा क्या करने वाला है। ये बेटा पानी को लूट लूट के खींचेगा यहाँ से, सुनो, ये रहा पानी तुम्हारा, ये बेचारा पानी आधा तो वैसे ही लुट चुका है, ये इसको पकड़ पकड़ के खींच के किस में डाल देगा, आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में, समझ रहे हो। दोबारा, वाटर हिल गया, सॉल्ट हिल गया, रिसेप्टर ने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ने किस पे एक्ट किया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया, आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन भागा भागा गया डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट किया। दोनों से कहा भैया जल्दी से एक्वापोरीन्स बना लो। एक्वापोरीन्स क्या हैं, चैनल्स हैं जो कि पानी लेते हैं, पानी एब्जॉर्ब करके कहाँ पे डाल दिया, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में। बेटा अल्टीमेटली जो भी चीज़ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में डलेगी वो किसका पार्ट बन गई, ब्लड का पार्ट बन गई।
और जैसे ही ब्लड का पार्ट बनी अगेन ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो गया। आ जाओ, एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, देखो 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 जल्दी देखो। ऑस्मो रिसेप्टर इन बॉडी एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम का मतलब समझ गए ना, वाटर और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ना। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम हिल गया या आयनिक कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो वो तीनों वर्ड का मतलब वही समझ आएगा जो मैंने समझाया। आ जाओ, अगर एक्सेसिव लॉस हो गया फ्लूइड का तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो क्या रिलीज करे, एडीएच या वैसोप्रेसिन। कहाँ से, न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या है न्यूरोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पार्स नर्वोसा। आगे देखो, ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। कहाँ से, लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, बोले तो डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से। क्या प्रिवेंट करता है, डायूरेसिस। अगर इंक्रीज हो गया ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम तो ये स्विच ऑफ हो जाते हैं। स्विच ऑफ होते ही एडीएच रिलीज होना बंद हो जाता है। ख़त्म भाई ख़त्म। एडीएच एक और काम करता है, एडीएच आपकी किडनी को अफेक्ट करता है, उसमें भी वो कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट दिखाता है ब्लड वेसल्स पे। वही इफेरेंट आर्टेरियोल वाला हिसाब है। ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और आपका ब्लड प्रेशर जैसे ही बढ़ा तुम्हारा जीएफआर बढ़ जाता है। यार बेटा बार बार वही बात बोल रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। रास मैकेनिज्म के साथ ये भी एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, लास्ट 2 मिनट और, लास्ट 2 लाइन बच रही है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी कह रही है ऐसा सब करने से मेरा बीपी बढ़ गया। ठीक है, बट बेटा ऐसा लगातार चलता रहेगा तो मेरा बीपी काफ़ी बढ़ जाएगा, है ना। अगर मेरा बीपी काफ़ी बढ़ जाएगा तो मेरे को वापस से बीपी नॉर्मल लाना है। ध्यान से सुनो, रास ने और हाइपोथैलेमस ने मेरा बीपी बढ़ा दिया, पर अगर वो नॉर्मल से ऊपर चला गया तो मुझे वापस से नॉर्मल पे लाना पड़ेगा ना। तो जैसे ही मेरा बीपी थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ गया तो मेरा जो हार्ट है ना, हार्ट के तुम्हें याद आ रहे हैं, हार्ट के ऊपर वाले जो पार्ट होता है उसे आप बोलते हो ऑरिकल। 2 जो ऊपर चैम्बर होते हैं ऑरिकल, उन ऑरिकल की वॉल से एक बहुत ही ज़रूरी हार्मोन निकलता है जिसको आप बोलते हो एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। एट्रियल का मतलब एट्रियम से निकलना, नेट्रीयूरेटिक बेटा नेट्री वर्ड का मतलब होता है सोडियम से रिलेटेड। ये निकलता है फैक्टर। ये फैक्टर क्या करता है, तुम्हारा बीपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, अब ये क्या करेगा, सुनो। अगर मैं रास्ते को चौड़ा कर दूंगी, है ना, रास्ते को चौड़ा कर दूंगी तो प्रेशर साइड में कम लगेगा। तुम खुद इमेजिन करो, तुम्हें कभी गमले में पानी दिया है, तुम यूं उंगली लगा देते हो ना उस पाइप के, तो पाइप का प्रेशर बढ़ जाता है। अगर तुम यूं चला देते हो तो फिर वापस पानी नॉर्मल आ जाता है। तो ये बेटा यही करता है, ये वेजो डायलेशन करता है। वेजो डायलेशन का मतलब डायलेशन, खोलना, मुंह चौड़ा करना। इससे तुम्हारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जैसे तुमने वेजो डायलेशन किया ना, तुमने ऐसे मान करो पाइप के आगे से उंगली हटा ली, प्रेशर साइड में लगना कम हो जाएगा, और जैसे ही प्रेशर लगना कम हो गया बीपी नॉर्मल हो गया। और ऐसा करते से ही आपका जो ये रास मैकेनिज्म और हाइपोथैलेमस ने हद से ज़्यादा बीपी बढ़ा दिया ना, उसको तुम चेक कर लो। तो इस लेक्चर में आपने अल्टीमेटली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तमीज़ से पढ़ लिया, रेगुलेशन ऑफ किडनी तरीके से पढ़ लिया, रास मैकेनिज्म बहुत तरीके से पढ़ लिया, एंड आई होप इट इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर। अगर ये लेक्चर समझ आया हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो कमेंट भी करिए। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर में अपन इसके आगे के प्रोसेसेस को डिटेल में देखेंगे। बाय बाय।